डियर स्टूडेंट, एसटीएम ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और आज फिर से हम सोशल साइंस की बात करेंगे। सोशल स्टडी, ठीक है। हमने पिछले वीडियो में बुनकर के बारे में पढ़ा कि बुनकर कौन थे, किस प्रकार भारतीय कपड़ा यूरोपीय बाज़ारों में छाया हुआ था, फैला हुआ था। तो पाठ संख्या 6 में हमने ये बात कर ली थी कि किस प्रकार के बुनकर भारत के अंदर कपड़े का निर्माण कर रहे थे, ये हमने पढ़ लिया था। हमने बुनकर किसे कहते हैं, बुनकर किन समुदायों को कहते हैं, किन समूहों को कहते हैं, इसकी हमने पिछले वीडियो में बात की थी। तो बुनकर, बुनाई करने वाले जो व्यक्ति हैं, जो समुदाय हैं, उनको बुनकर कहते हैं। कपास है, उस कपास से सूत काट करके कपड़ा धागा तैयार करना, फिर उनसे कपड़ा बनाना, कपड़ा बुनना, वो जो समुदाय हैं वो बुनकर हैं। इसकी हमने बात कर ली थी। ये जो समुदाय हैं वो अपनी कारीगरी, अपना जो हुनर है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक बताते रहते हैं। इसकी भी हमने बात कर ली थी। हमने इसके अलावा ये भी देखा था कि बंगाल के जो तांती, उत्तर भारत के जो जुलाय या मोमिन समुदाय हैं, और दक्षिण भारत के जो साले व कैकोलार समुदाय हैं, और देवांग समुदाय की बात करें तो वो भी इसी बुनकरी में प्रसिद्ध हैं। ये हमने बात कर ली थी। तो उसी टॉपिक को अपना आज फिर से आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे कि किस प्रकार वो कपड़ा निर्माण करते थे। तो जो अपना टॉपिक था कि बुनकर कौन थे, उसी के अंदर लिखेंगे और समझेंगे कि बुनकर कौन थे। हमने इसके बारे में लिख लिया था, अब हम उसके आगे लिखेंगे। हमने समुदायों के बारे में लिख लिया था कि कौन कौन से समुदाय इसके अंतर्गत शामिल हैं। तो आप उन सभी समुदायों को याद करेंगे। अब जो कपड़ा बनाने की जो प्रक्रिया है, इसका जो प्रथम चरण है कि सूत काटना। तो एक बात लिखेंगे कि सूत काटना कपड़ा उत्पादन का प्रथम चरण है। सूत काटना कपड़ा उत्पादन का सबसे पहला चरण है। मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई। मतलब जब कपड़े बनाने की बात करें तो कपड़ा बनाने का जो पहला चरण है, सबसे पहले सूत काटना। ये जो काम है सूत काटने का, अधिकांश तो महिलाएं करती थी बैठी बैठी। सूत काटने का मतलब समझते हो ना आप, कि जो रुई हैं उसमें से कपास अलग करना। अगर हम कपास के पौधे में देखें तो जो पूरी रुई निकलती है, इसके अंदर कपास के बीज होते हैं। उस कपास के बीज को अलग करना और रुई अलग करना, तो ये जो होता है इसको सूत काटना कहते हैं। और इसके अलावा सूत काटने के बाद में जो रुई है उसका प्रयोग करके धागा निर्माण करना, धागा निर्माण चरखे के द्वारा होता था। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो पहला चरण समझ में आ गया। दूसरी बात, अधिकांश काम ये जो है घर पर महिलाएं करती थी। सबके घर पर चरखा और तकली घर घर में पाए जाते थे।
तकली मैंने बात की थी, कपड़ा लिपोटने के लिए जो इस प्रकार का लकड़ी का बना होता है तकली, ठीक है। चरखा सबके घर पर था। धागे को चरखे पर काट कर तकली पर लपेट दिया जाता था। तो धागा बनाने के बाद में चरखे से इस प्रकार घुमाया जाता, चरखे से धागा बनता और उसको तकली पर लपेट लिया जाता था। और जब कताई पूरी हो जाती तो बुनकर इस धागे से कपड़े बनाते हैं। जब धागा पूरा तकली के ऊपर लपेट जाते और पूरा काम हो जाता तो फिर जो बुनकर हैं वो कपड़े बुनने का काम करते, कपड़ा बनाने का काम करते। ये ध्यान रखना है आपको। और जो बुनकर है या जो कपड़ा बुनने का जो काम है अधिकांश पुरुष लोग करते हैं। तो हमने एक बात लिख ली, उसके आगे बात आपको लिखनी भी है। तो दूसरी बात लिखेंगे कि इसी के अंदर लिखेंगे यह काम अधिकांशतः महिलाएं करती थी, ठीक है। कौन सा काम? सूत काटने का। सबके घर में चरखा व तकली हुआ करती थी, ठीक है। एक बात समझ आ गई ना। तो ये जो काम है अधिकांश महिलाएं करती थी। सबके घर पर इस प्रकार के तकली और चरखा पाया जाता था। धागे को चरखे पर काट कर तकली पर लपेट दिया जाता था। तो आगे लिखना है आपको कि धागे को चरखे पर काट कर तकली पर लपेट लिया जाता था। ये बात आपको लिखनी है कॉपी में बढ़िया राइटिंग में। मतलब ये हुआ कि जो चरखा बना हुआ है इस प्रकार का चरखा बना हुआ है तो जैसे यहाँ से इस प्रकार से जो धागा बनता था रुई से, उसको फिर लकड़ी के इस प्रकार से चारों तरफ लपेट दिया जाता था, ठीक है। तो ये जो तकली है उसको लपेट लेते हैं कब? जब धागा इस पर तैयार हो जाता। मतलब जो रुई है उससे कपास के बीज अलग कर लिए, रुई तैयार कर ली। और रुई तैयार करने के बाद में लंबी लंबी इस प्रकार से रुई की डोरियाँ बनाते हैं ऐसे, और फिर उसको लपेटते हुए चरखे पर धागा बनता। और धागा बनने के बाद में उसको तकली पर लपेट लेते हैं। और तकली पर लपेटने के बाद में जब ये काम पूरा हो जाता है तो जो बुनकर हैं वो कपड़े बुनने का काम करते हैं। और ये अधिकांश काम पुरुष लोग करते, कपड़े बुनने का काम। तो धागे को चरखे पर काट कर तकली पर लपेट लिया जाता था, ठीक है। मेरे हिसाब से बात आपको समझ में आ गई होगी कि किस प्रकार से कपड़े का उत्पादन होता था, उसकी शुरुआत होती थी। ये बात आपको लिखनी है। जब भी कताई पूरी हो जाती, इस प्रकार का काम पूरा हो जाता, तो बुनकर इस धागे से कपड़े बनते। तो आगे लिखना है कि जब कताई पूरी हो जाती थी तब बुनकर कपड़े बुनने का बुनकर कपड़े बुनते या बुनने का काम शुरू कर देते।
बुनकर इस धागे से कपड़े बुनते। तब बुनकर कपड़े बुनकर इस धागे से कपड़े बुनते। यह काम पुरुष करते थे। ठीक है, सूत काटने का काम अधिकांश महिलाएं करती थी और कपड़ा बुनने का जो काम है अधिकांशतः और मुख्य रूप से पुरुष लोग करते थे। तो ये बात अपनी कॉपी में लिखनी है, इसमें कोई समस्या नहीं है, तो इस बात को आप कॉपी में आराम से लिख सकते हो। तो कपड़ा बन गया होगा किस हिसाब से, ये आपके दिमाग में पूरी प्रक्रिया समझ में आ गई होगी। तो पहली बात आपको ध्यान में रखनी है कि बुनकर कौन है, फिर बुनकर किस प्रकार कपड़े का निर्माण करते हैं, और इसके अलावा ये भी ध्यान में रखना है आपको कि किस प्रक्रिया के तहत ये पूरा कपड़ा बनता है। स्टेप वाइज आपको ध्यान रखना है। तो कपड़ा तैयार हो गया। तो कपड़ा तो दरअसल उस समय सफ़ेद बनता। भाई कपास से अगर धागे बनाया है तो धागा सफ़ेद रहेगा, और उस सफ़ेद धागे से अगर उन्होंने कपड़ा बनाया है तो सफ़ेद कपड़ा बनेगा, ये बात ध्यान रखनी है। लेकिन बाज़ारों में रंगीन कपड़े भी तो थे, आखिर वो कैसे बने? तो रंगीन कपड़ा बनाने के लिए रंगरेज इस धागे को रंग देते थे। जो रंगरेज होते हैं, जो रंगने का काम करने वाले होते हैं, उनको रंगरेज कहते हैं। वो इन धागों को रंग देते हैं, उनको रंग कर देते हैं। बात समझ में आ रही होगी भाई। अगर रंगीन कपड़ा बनाना है तो बनाने के लिए जो धागे हैं उनको क्या कर देते, रंग में रंग देते। और छपेदार जो कपड़ा है वो बनाने के लिए बुनकर क्या करते थे, जो छपे का काम करते हैं, जो चिपीगर नामक माहिर कारीगर होते थे, उनके पास जाते थे और वो ठप्पे से छपाई करके डिजाइन ऊपर कर लेते, और हथकरघों पर होने वाली बुनाई और उससे जुड़े व्यवसायों से लाखों भारतीय लोगों को रोजगार मिलता था। इसकी हमने बात की है। तो इस हिसाब से हम ये बात अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि किस प्रकार बुनकर का जो काम था वो लाखों लोगों को रोजी रोटी देता था। तो आगे एक बात लिखेंगे आप इसी के अंदर कि रंगीन कपड़े के लिए जो रंगरेज हैं वो धागे को रंग देते थे। ये बात आपको लिखनी है। तो लिखना है कि रंगीन कपड़े के लिए रंगरेज वे व्यक्ति होते थे जो रंग का काम करते थे, रंग लगाने का काम करते थे। तो रंगीन कपड़े के लिए रंगरेज धागों को रंग देते थे। ठीक है, तो रंगीन कपड़ा कैसे बनता, बिल्कुल समझ आ गई ना। कपड़ा कैसे बनता उसकी बात कर ली। अब रंगीन कपड़ा कैसे बनता कि भी जो धागा बना है, जो कपास से धागा बना दिया था थरके के माध्यम से, फिर उसी को रंगीन कर देते और धागे से फिर कपड़ा बनेगा जो रंगीन कपड़ा अलग अलग, उसको मिला करके फिर रंगीन कपड़ा बन सकता था। तो ये तो धागे को रंग देते थे। ठीक है, फिर जो छपाईदार कपड़ा है जिस पर अलग अलग प्रकार की डिजाइनें फूल वगैरह छापे हुए हैं, वो कैसे बनते थे? तो उसके लिए क्या पड़ता था कि ऐसे लोगों के पास में उन बुनकरों को जाना पड़ता था जो दरअसल इस काम में माहिर थे, जिसको छिपीगर नामक माहिर व्यक्ति कहते थे। तो आगे लिखना है कि छपाईदार कपड़े के लिए बुनकरों को
चिप्पीगर नामक माहिर कारीगरों के पास जाना पड़ता था। ठीक है। उस समय ऐसे व्यक्ति जो छपाई का काम करते हैं, ऊपर डिजाइन बनाने का काम करते हैं, कपड़े पर छपाई या उस पर ठप्पे लगाने जो काम करते थे, उनको छिप्पीगर व्यक्ति कहते थे। तो छिप्पीगर व्यक्ति कौन होते? बिल्कुल बात समझ आ गई। कपड़ा भी बन गया, उस पर छपाई बनाने वाले, डिजाइन तैयार करने वाले, उनकी जरूरत होती थी। जो क्या करते? ठप्पे से छपाई करते थे। जो ठप्पे से छपाई करते थे। मतलब इस प्रकार का अलग अलग डिजाइन के ठप्पे होते हैं। जैसे मान लो इस प्रकार का, ठीक है, ऐसे पकड़ने के लिए होता था। इसके नीचे अगर माने तो इस प्रकार की डिजाइन होती थी, कोई फूल बना हुआ ऐसे ऐसे मान लो, और इसके नीचे इसको कलर में डुबाल दिया और कपड़े पर ऐसे लाइन से ठप्पे मारते तो फूल यहाँ बन जाती थी। तो जो छपाई करने का काम है, ऊपर डिजाइन तैयार करने का, कि भी जैसे ये कपड़ा है मान लो और इस पर फूल बनाने हैं, डिजाइन करनी है। जैसे मान लो फूल बनाने, इस प्रकार के फूल बनाने हैं, तो ठप्पे बनाने का काम करते थे लकड़ी से। तो लकड़ी के ठप्पे इस प्रकार के गोल होते थे या चार या चौकोर आकार होते थे, या जैसे जैसे फूल बने होते थे इस प्रकार के। ठीक है। अब उनको ऐसे ऊपर पकड़ने का होता था, इसको रंग में करके फिर इस कपड़े पर ऐसे 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 ठप्पा लगाते थे। तो ये जो फूल हैं ये कपड़े पर आराम से आ जाते थे, डिजाइन तैयार हो जाती है और कपड़ा रंगीन तो है ही है, इस प्रकार की डिजाइन भी हो जाती है और कपड़ा बढ़िया बन जाता। तभी तो ये कपड़ा यूरोपीय बाज़ारों में छाया हुआ था। यहाँ तक कि हमने ये भी पढ़ा था कि जो इंग्लैंड की महारानी है वो भी भारतीय कपड़े के बने हुए कपड़े या परिधान पहनती थी, वस्त्र पहनती थी। ये बात हमने की थी, क्योंकि इतनी मेहनत लगती थी, कितने चरणों से कपड़ा आता था, अलग अलग लोगों के माध्यम से, अलग अलग हाथों के माध्यम से कपड़ा तैयार होता था। हमने इसकी भी बात की थी। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो इस पूरी प्रक्रिया में अगर हम ये समझे कि कहाँ से कपड़े की शुरुआत होती है और कहाँ तक जाती है, तो इस काम में लाखों लोगों को रोजगार मिला हुआ था। ये बात लिखेंगे कि इस काम से लाखों लोगों का घर चलता था। ठीक है। कौन सा काम? कि कपड़ा, अब देखो कपड़ा बनाने के लिए कपास, तो कपास किसान से होता हुआ, फिर सूत काटना महिलाएं, फिर धागा तैयार हो गया, तकली पर लपेट लेते, फिर बुनाई करते, फिर रंगाई करते, कपड़ों को रंगते धागे को, उसके बाद में उस पर डिजाइन तैयार करने के लिए काम करते, ठप्पे लगाते। तो इतनी प्रक्रिया में कितने लोग जुड़ जाते हैं और इससे लाखों लोगों को रोजगार मिलता था। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो इसमें ये बात आपको लिखनी है और समझनी है। मेरे हिसाब से बात आपको समझ में आ गई होगी थी। अगला जो टॉपिक है हमारा कि भारतीय कपड़े का आखिर पतन कैसे हो गया, क्या वजह रही है कि भारतीय कपड़ा बाज़ारों में उसकी मांग कम हो गई, उसकी बात करेंगे। अब तक हमने समझा कि बुनकर क्या है, किसे बुनकर कहते हैं, बुनकर क्या क्या काम करते हैं। तो बुनकर जो बुनाई करने का काम करते थे दरअसल, और अलग अलग भारत के क्षेत्रों में इनके अलग अलग नाम होते थे, उसकी हमने बात की है। तो बुनकर के बारे में पूरी बात कंप्लीट हो गई है। अब जो हमारा हेडिंग है कि भारतीय कपड़े का पतन। पतन का मतलब होता है कि विनाश या ख़त्म कैसे हुआ, उस कपड़ा कैसे नष्ट हो गया, किस प्रकार वो धीरे धीरे नीचे गिरने लग गया, उन्मूलन हो गया, ये बात समझेंगे। तो भारतीय कपड़े का पतन हेडिंग लिखेंगे आप।
भारतीय कपड़े का पतन। हेडिंग आपको ये लिखनी है कि भारतीय कपड़े का पतन। आखिर कौन सी वजह रही है कि जिससे भारतीय कपड़े की जो मांग है वो यूरोप के बाज़ारों में आखिर कम हो गई। दो तीन उसकी हमने बात भी की थी, फिर हम पूरी बात समझेंगे। तो ब्रिटेन में सूती कपड़े के बहुत सारे उद्योग खुल गए थे, ये बात ध्यान में रखनी है। और उन सूती वस्त्र कपड़े खुलने की वजह से सीधा जो असर है वो भारतीय कपड़े पर पड़ा है। क्योंकि दरअसल भारतीय कपड़ा सूती वस्त्र कपड़े से थोड़ा महंगा होता था, तो लोग दरअसल सूती वस्त्र कपड़े को खरीदना चाहते थे जो सस्ता पड़ता था। तो इसके दो तीन असर पड़े। तो पहले तो असर यही है कि भारतीय कपड़े को यूरोप और अमेरिका के बाज़ारों में ब्रिटिश उद्योगों के साथ में जो बना उसका कपड़ा है उससे उनको मुकाबला करना पड़ता था। पहली बात तो ये समझनी है। तो एक बात अपन लिखेंगे इसमें कि ब्रिटिश या ब्रिटेन के सूती वस्त्र उद्योग ऐसे उद्योग या सूती वस्त्र बने। तो ब्रिटेन के सूती वस्त्र उद्योग के कारण भारतीय कपड़े पर बुरा असर पड़ा। ठीक है, और आगे अपन कल पढ़ेंगे तो ये बात आपको लिखनी है। और भारतीय कपड़े का जो पतन है वो किस प्रकार हुआ उसकी बात हम अगले वीडियो में करेंगे। जो मैं लिखा रहा हूँ उसको व्यवस्थित लिखना है, समझना है। अगर एक बार में समझ में नहीं आए तो वीडियो को कम से कम 1 या 2 या 3 बार देखना। जब तक समझ में नहीं आए तब तक इस वीडियो को देखना है, समझ में बिल्कुल आ जाएगा। किताब है तो किताब से भी पढ़ना है, जो टॉपिक मैं समझा रहा हूँ उसको किताब से भी पढ़े और मेरे वीडियो को भी देखे, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। और लिखना भी है और होमवर्क भी करना है सुंदर राइटिंग के अंदर। बाकी इस वीडियो में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। बाकी अपन कल बात करेंगे अगले वीडियो में।